हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने वैल्यू निकालने का पहला रास्ता देख लिया था। पहला रास्ता और दूसरा रास्ता हम लोगों ने 2 रास्ते देखे थे वैल्यू निकालने के। तो पहला रास्ता किन किन कंडीशन में हमें चूज करना है और उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या लेस करनी है, ये सब हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा रास्ता। और फ्रेंड्स, एक बेसिक बात हमें कभी नहीं भूलनी है कि हमें दोनों रास्ते में हमेशा कोई एक रास्ता ही चूज करना है वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि सिचुएशन के हिसाब से पहला रास्ता बेस्ट है कि दूसरा रास्ता बेस्ट है। पहले हमें रास्ता डिसाइड करना है, फिर रास्ते में लगने वाले प्रोविजंस, रूल्स ये डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो हमने पहला रास्ता देख लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा रास्ता और देखेंगे कि दूसरा रास्ता आखिर कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो दूसरा रास्ता है वो कब एप्लीकेबल होता है, तो देखिए सिंपल सी कंडीशन है बॉस। सेलर ने सेल किया और जो बायर है वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल देखा था सलमान खान और विवेक ओबराय का, ये दोनों रिलेटेड नहीं थे तो हमने पहला रास्ता चूज किया था। अगर सेलर और बायर आपस में रिलेटेड हैं तो हमारे लिए बेहतर है दूसरा रास्ता। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, प्राइस इज नॉट सोल कंसीडरेशन। मतलब सेलर कोई चीज सेल कर रहा है तो जो बायर है वो पैसा भी दे रहा है और इन काइंड में कोई दूसरी चीज भी दे रहा है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है कि पुराना सामान दीजिए और नया सामान लीजिए, और जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो पे करना होता है और हमें पुरानी चीज देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो होता है वो सोल कंसीडरेशन नहीं होता है। दोनों कंडीशन या इन दोनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हमारे लिए पहला रास्ता नहीं है, फिर हमारे लिए कौन सा रास्ता बेटर है? दूसरा रास्ता। और दूसरा रास्ता है रूल्स का रास्ता। हम वन बाय वन देखेंगे कितनी तरह के रूल्स कब कब एप्लीकेबल होते हैं और उन रूल्स के अंदर वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले आता है रूल 27 और ये कब लगता है? जब कंसीडरेशन नॉट होल इन मनी। मतलब सेलर ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, सप्लाई करी, बदले में उसे कैश तो मिला, पैसा तो मिला, बट इन काइंड में भी कुछ मिला। बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देखा एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है कि एक तो हमें पुरानी चीज भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सचेंज ऑफर में मोबाइल बिकता है तो ये होता है कि आप पुराना मोबाइल लेके जाइए तो जितनी वैल्यू पुराने मोबाइल की होती है वो लेस हो जाती है, बाकी आपको पे करना होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वहां पर रूल 27 लगेगा और 27 में 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। मतलब पहला स्टेप लगाएंगे, अगर वैल्यू मिल गई तो बाकी के स्टेप हमें जाने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप में वैल्यू नहीं मिली, उसको हटा दीजिए, दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरे स्टेप में वैल्यू नहीं मिली तो थर्ड स्टेप पे आ जाइए, और थर्ड स्टेप पे वैल्यू नहीं मिली तो फोर्थ स्टेप पे आ जाइए। मतलब हमें पहला स्टेप लगाना है, अगर मिल गई बाकी ऑप्शन की तरफ हमें नहीं जाना है। दूसरा स्टेप हमने लगाया, वैल्यू मिल गई तो थर्ड एंड फोर्थ पे हमें नहीं जाना है। थर्ड में वैल्यू मिल गई तो फोर्थ में नहीं जाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब जो चीज मैं बेच रहा हूं उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो वो बन जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत सिंपल। और अगर ये मिल गई तो फिर हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ नहीं जाना है। दूसरा स्टेप क्या है कि भैया टोटल कर लेना है किसका? जो कंसीडरेशन इन मनी है उसको ले लीजिए, प्लस जो इन काइंड में हमें मिला है, जो भी चीज हमें मिली है उसका अमाउंट इक्वल टू द कंसीडरेशन। उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कि अगर ये चीज ना मिलती तो इसके बदले में हमें कितने पैसे मिलते, वो और जो हमें कैश मिला है दोनों को जोड़ लेंगे। जो वैल्यू आ गई वो हो जाएगी क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहला ऑप्शन ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई, अच्छी बात है, नहीं मिली तो दूसरा स्टेप
उसमें जो पैसा मिल रहा है, जो कैश मिल रहा है, जो मनी मिल रहा है, उसको ले लिया, प्लस इन काइंड में जो मिल रहा है अगर वो ना मिलता तो कितना पैसा मिलता उसको भी ले लेंगे। एंड ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। ये भी नहीं मिला तो स्टेप नंबर 3। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बार मेरे घर के पास कहीं शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार अमिताभ बच्चन को बुलाना है। तो पूछा गया कि कितना बजट है आपके पास। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो बजट है उसमें वो है 5 लाख और मुझे अमिताभ बच्चन को साइन करना है। तो लोगों ने कहा कि इतने में सिर्फ अमिताभ बच्चन साइन करेंगे, खुद नहीं आएंगे, 5 लाख में अमिताभ बच्चन कहाँ आएगा। तो उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन नहीं आएगा तो क्या हुआ, उनके जैसा दिखने वाला कोई डुप्लीकेट ही ले आओ। ठीक है, तो ओरिजिनल अमिताभ बच्चन नहीं मिला तो क्या, डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन से काम चला लिया। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो उसका जो वैल्यू है वो बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल, ओरिजिनल अमिताभ बच्चन अवेलेबल नहीं है तो नकली अमिताभ बच्चन से काम चला लिया, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप बहुत इजी है, कंसिडरेशन इन मनी, उसको लिया और जो हमें मतलब जो काइंड में मिल रहा है, जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, उसकी मनी वैल्यू निकाल ली, मनी वैल्यू। ठीक है, तो मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन वो ले लिया और जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है दोनों को ऐड किया, जितना आ गया वो हो गया आपकी वैल्यू। एंड कैसे, रूल 30 एंड 31, मतलब अगर जहां कोई ऑप्शन नहीं लगता है वहां पर हमें रूल 30 और 31 की तरफ जाना पड़ता है। रूल 30 और 31 क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर हमें ऊपर के 3 स्टेप में वैल्यू नहीं मिली तो हम जाएंगे रूल 30 और 31 की तरफ। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, उसी तरह जिसका कोई रूल नहीं होता है उनके होते हैं रूल 30 और 31। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। इसके बाद आता है रूल 28। ये कब लगता है? जब सप्लाई हो रही है रिलेटेड पर्सन के बीच में, मतलब बायर और सेलर रिलेटेड हैं या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर इनके बीच में सप्लाई हो रही है तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप वही है जो 27 में देखा, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली। सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, क्या है? वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब असली अमिताभ बच्चन नहीं है तो नकली अमिताभ बच्चन को ले आए। ठीक है, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और अगर इन दोनों से भी वैल्यू नहीं मिली तो फिर जिनका कोई नहीं उनका रूल 30 एंड 31, तो फिर हम जाएंगे रूल 30 और 31 की तरफ। ठीक है, तो ये है रूल 28, बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर आपको इन जो 3 स्टेप हैं ये फॉलो नहीं करने हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, आप चाहिए तो वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा। मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या है? रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टर बी ने जब आगे बेचा, मतलब मिस्टर बी जब आगे बेचता है तो वो बेचता है अनरिलेटेड को। तो मिस्टर ए के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? Option to supplier to value goods sold as such by recipient, then the value equals to 90% of price charged by recipient, यानी कि मिस्टर बी, to its unrelated customer, जो कि है मिस्टर सी। मतलब अगर मैं किसी रिलेटेड पर्सन को बेच रहा हूँ और अगर वो जो मेरा रिलेटेड बायर है वो आगे किसी अनरिलेटेड को बेचता है, ठीक है, तो वो जितने में बेचता है उसका 90% मेरे लिए क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब एक तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 कि ओपन मार्केट वैल्यू ले ली, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लिया, नहीं मिली तो रूल 30 31 में चले गए। ये ऑप्शन चूज करना है, बहुत अच्छा। लेकिन एक ये भी ऑप्शन है कि जो मेरा रिलेटेड बायर है अगर वो आगे किसी ऐसे को बेच रहा है जो अनरिलेटेड है तो वो जितने में बेच रहा है उसका 90%, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ का 90%, 90 रुपये मिस्टर ए के लिए हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? नहीं अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो रिपीट करके भी बार बार सुन सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है रूल 29 और ये कब लगता है, जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही है, मतलब सप्लाई हो रही है किसी ब्रोकर किसी एजेंट के थ्रू। उस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखिए पहला ऑप्शन सब में सेम है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे उस प्रोडक्ट, उस गुड्स या उस सर्विस की। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो अगला स्टेप क्या है, जितने में मेरा एजेंट मेरा ब्रोकर आगे बेच रहा है किसको, किसी अनरिलेटेड कस्टमर को, चाहे वही प्रोडक्ट या उसके जैसा कोई वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो जितने में वो बेच रहा है मेरा ब्रोकर मेरा एजेंट उसका 90%, ठीक है। अगर वो बेच रहा है 100 में तो 90% 90 रुपये। अगर इन दोनों से भी वैल्यू नहीं निकली तो फिर अगेन हम कहाँ जाएंगे, रूल 30 और 31 की तरफ, और देखते हैं कि ये रूल 30 और 31 है क्या। सारे रूल हमें घुमा फिरा के कहाँ भेज रहे हैं, रूल 30 की तरफ। तो ये रूल 30 क्या चीज़ है, तो देखिए रूल 30 बहुत सिंपल रूल है। क्या कहता है, जितनी भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, पीछे से खरीद नहीं रहे हैं, बना रहे हैं, तो जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 110% ये है वैल्यू। और अगर आप बना नहीं रहे हैं, पीछे से खरीद रहे हैं, तो जितने में आप परचेज कर रहे हैं उसका 110%, वो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू। सिंपल। तो क्या ये कह रहा है, जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर आप खरीद नहीं रहे हैं तो उसका 110%, अगर आप पीछे से परचेज कर रहे हैं तो उसका 110% निकाल लिया, जितना आया वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये एक जनरल रूल है। इसी वजह से सारे रूल जब थक के हार जा रहे थे तो वो भेज रहे थे रूल 30 के पास, क्योंकि रूल 30 के पास हर बात का इलाज है। ठीक है फ्रेंड्स। अब लेकिन अगर रूल 30 यानी कि रूल 30 बाबा भी अगर इलाज नहीं दे पाए तो फिर आखिरी इलाज मिलेगा किसके पास, रूल 31 के पास। और ये बड़ा आलसी मेथड है, मतलब घूम फिर के जब हम रूल 31 के पास आए तो इसने क्या कहा कि भैया जो भी रीजनेबल लगे, जो भी वैल्यू सही लगे आपको, वो वैल्यू आप क्या कर लो, डिक्लेयर कर लो। मतलब बाकी रूल्स लगाओ, जो करो, जिस हिसाब से भी निकालना है आप वैल्यू निकालो। बस क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए। कोई आपसे अगर पूछे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कोई मोबाइल की वैल्यू आपने रखी है 50,000 रख दो, लेकिन जब गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आप इसको 1 लाख में क्यों बेच रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। बस रूल 31 लेजी रूल है, बस वो यही कहता है कि जो भी सही लगे वो रख दो वैल्यू, बट जब हम पूछें आपसे तो आपके पास सही सही जवाब होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था रूल 27 से 31 तक के रूल्स। 2 रास्ते थे। पहले रास्ते में ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम बना रहे थे वैल्यू ऑफ सप्लाई। 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। कौन कौन सी, सेलर बायर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहाँ जा रहे थे, रूल की तरफ। और रूल 27 से 31 हमने पढ़ लिया। और भी इसके वैल्यूएशन चैप्टर में और भी बहुत से स्पेसिफिक रूल्स हैं जो अलग अलग बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर लगता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको नॉलेज अच्छी लग रही हो, कोर्स में मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।